कुछ समस्या बढ़ेगी, मतलब समस्या सुलझेगी। मतलब जिस सोशल मीडियम का जो है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और उसकी अभी खपत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मतलब जैसा लग रहा है उससे उसकी खपत बढ़ेगी, और जिस गति से वेबसाइट और इंटरनेट और ये तमाम चीज़ें आई हैं, उससे ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये और ज़्यादा स्पीड और इसमें इन्वॉल्वमेंट ये बढ़ेगा। समस्या इसे समझने की कि इसे समझें कैसे। उसमें एक चीज़ है बहुत ज़रूरी जो कि समझने की है, वो ये कि पिछले कुछ सालों में, मतलब खासतौर पर 30 साल में हमारे यहाँ एक खास तरह की चीज़ पैदा हुई है। वो चीज़ ये पैदा हुई है कि अब हम टेक्नोलॉजी से प्यार करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी से इतना प्यार पहले नहीं करते थे जितना पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी से प्यार शुरू हुआ है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो हमारा जो ये इंगेजमेंट शुरू हुआ है, इसने एक खास किस्म का ऑब्सेशन टेक्नोलॉजी को लेके पैदा किया है, और ये ऑब्सेशन बढ़ रहा है। इसे लेके डिबेट है सारी दुनिया में कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो लगातार उपयोग बढ़ रहा है, या जिसे हम लोग गैजेट्स कहते हैं, गैजेट्स का जिस तरह से उपयोग बढ़ रहा है और उसका दखल बढ़ रहा है, उसके साथ में हम लोगों का एंगेजमेंट बढ़ गया है, तो वो एक बड़ी दिक्कत को जन्म दे रहा है। वो दिक्कत ये है कि एक खास तरह के उन्माद में, गैजेट्स के उन्माद में हम लोग रहते हैं। मतलब मेरा जैसा टीचर, वो पहले कागज पर लिखता था, नोटबुक पर लिखता था, नोटबुक लेके मैं क्लास करता था। मुझे भी इच्छा रहती है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मतलब जानते हुए भी मेरे ऊपर भी उसका असर है, और कोई व्यक्ति अब इससे बच नहीं पा रहा है। इससे क्या है कि नए किस्म के कम्युनिकेशन, नए किस्म के रिलेशन और नए किस्म की आइडियोलॉजी, इन सबको एक साथ जन्म दिया है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि किसी समय आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जिस दिन ह्यूमन कम्युनिकेशन को बाईपास कर जाएगी, उस दिन हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे। उस दिन हम लोग उन्माद की अवस्था में होंगे और बेवकूफ होंगे। और ये वो फेज तकरीबन आ चुका है कि अभी ये जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन को एकदम बाईपास कर चुका है। ह्यूमन कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता था, मैं आपको बुलाऊंगा, कहूंगा, अब अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो मिनिमम समय लगता था, अब वो मिनिमम समय भी आप कम्युनिकेशन में नहीं लगता। तो ये एक विलक्षण स्थिति पैदा हुई है जिसकी कभी किसी जमाने में आइंस्टाइन ने कल्पना भर की थी कि अगर ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन कम्युनिकेशन को बाईपास कर जाए, तो अब ये ह्यूमन कम्युनिकेशन को अगर बाईपास कर गई है, तो उसकी एक संभावना है बेवकूफियां ज्यादा होंगी। अगर ह्यूमन कम्युनिकेशन में चीजें रहती हैं तो बेवकूफियां कम होती हैं, उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन जब कम्युनिकेशन ह्यूमन कम्युनिकेशन के परे होता है और कंट्रोल के बाहर होता है, तो उससे बेवकूफियों की संभावनाएं
ज्यादा होती हैं, और यही वजह है कि इन दिनों सबसे ज्यादा बेवकूफियां हो रही। इतनी बेवकूफियां पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी नहीं हुई। हम अनपढ़ थे तब भी इतने बेवकूफ नहीं थे जितने बेवकूफ अब हैं। और उस बेवकूफी के अनेक रूप हैं, अनेक रूप है। उस एक रूप नहीं है, अनेक रूप है, और वो हम सब में है। उस बेवकूफी का सबसे बड़ा रूप क्या है? बेवकूफी का सबसे बड़ा रूप यह है कि हमने एक अच्छा फोटो खींचा अपना और उसे दिखाया, फेसबुक पे लगाया। अब ध्यान से देखें उस फोटो को और ध्यान से देखें अपने को। कौन सी चीज दिखाई देती है? फोटो में जो इमेज है और जो वास्तव में जो व्यक्ति है, उसके बीच में आपको एक बिग गैप दिखाई देगा। वो व्यक्ति जैसा है वैसा वो इमेज में नजर नहीं आता। सिलसिला चल रहा है, एक फोटो डाला, दो फोटो डाले, 3 फोटो डाले, और अब डिजिटल की वजह से क्या है कि रील का भी खर्चा नहीं है। पहले थोड़ा सा ये संभव भी था, खर्चा होता तो फोटो कम खींची जाएगी। अब चाहे जितने फोटो खींचो, चाहे जितने डैमेज करो, नष्ट करो, कोई अनलिमिटेड। इसने एक खास संकट पैदा किया, वो ये कि आप जो हैं और आप जो दिख रहे हैं, इसके बीच में एक बिग गैप पैदा किया, बड़ा अंतराल पैदा किया। और इस बड़े अंतराल ने सारी दुनिया को देखने की हमारी समझ ही बदल दी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? कि इसलिए कि जब ये कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी आई, तो उस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का जो बुनियादी लक्ष्य था वो ये था कि ये सामाजिक संबंधों को पुख्ता करेंगे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इफरात में है। मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, सिनेमा है, केबल है, दुनिया भर के फॉर्म है जो कि मीडियम है, जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये कम्युनिकेशन के इतने 72 फॉर्म के अवेलेबल होने के बावजूद सामाजिक संबंध पुख्ता होने की बजाय कमजोर हुए। यानी पहले, आज से 200 साल पहले ये सोचा गया कि जब छापे की मशीन आई तो ये सोचा गया कि अब हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में छापे की मशीन मदद करेगी। धीरे धीरे हमारे अंदर समाज में और भी कम्युनिकेशन के रूप पैदा हुए और वे लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो बुनियादी लक्ष्य था कम्युनिकेशन के रूपों का, वो ये था कि सामाजिक संबंध पुख्ता बने। अभी क्या स्थिति है? मैंने अभी क्लास ली और क्लास के बाद खत्म, मेरा कोई संबंध नहीं। पहले हालत ये थी कि एक बार एक टीचर से पढ़ने के लिए विद्यार्थी दिनों चिरौरी करता रहता था कि सर ये बता दो, सर ये बता दो, और वो सेवा करते करते ढेर हो जाता था, तब जाके उसे पता चलता था। और उसके रिलेशन बहुत पुख्ता होते थे, क्योंकि वो गुरु उसे बहुत दौड़ाता था, तो ये काम कर, तू वो काम कर, तू ये कर, वो कर। इतनी खटनी करती थी कि उसमें उसका पढ़ाई का नंबर सबसे पीछे आता था, नॉलेज का नंबर सबसे ऊपर पीछे आता था, बाकी चीजें पहले आती थी। दौड़ रहा है, गुरुजी की सेवा में आश्रम में लगा हुआ है, दौड़ रहा है, कहा तू गाय चरा, वो गाय चरा रहा है, बेचारा गाय चरा रहा है। फिर ऋषि को कुछ साल बाद लगा के अच्छा ठीक है, वैसे कुछ पढ़ा देते। कम्युनिकेशन के जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्म थे या मॉडर्न फॉर्म है, इन फॉर्म का एकमात्र लक्ष्य था कि सामाजिक संबंधों को पुख्ता किया जाए। लेकिन सामाजिक विकास के क्रम में टेक्नोलॉजी ने सीधे से अब ये भूमिका अपनी बदल दी। अब वो सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भूमिका अदा
नहीं करते। अब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? मुझसे संपर्क रखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मोबाइल जरूरी है। मोबाइल फोन मैं जरूरी नहीं हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है। मोबाइल है तो ठीक है। पहले ये था कि गैजेट्स नहीं थे बीच में, अब बिना गैजेट्स के कोई सोशल रिलेशन कम्युनिकेट नहीं करता। ये उस टेक्नोलॉजी के बुनियादी लक्ष्य का एकदम उलट है। टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी कि वो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाएगी, लेकिन धीरे 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 वस्तुओं का संसार इतना तेजी से फैला कि वस्तुएं जो हमारी सेवा के लिए थी, अब हम वस्तुओं की सेवा करेंगे। पहले कम्युनिकेट करते थे तो पहली चीज थी कि बात करनी है तो मिलना होगा। सोशलाइजेशन एक एसेंशियल पार्ट था उसका, लेकिन गैजेट्स के युग में सोशलाइजेशन उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है। आप सोशली कनेक्टेड है लेकिन अकेले रहते हैं, सबसे संबंध है आपके, लेकिन आपके पास में कोई कैसी चीज पैदा हुई? यानी कम्युनिकेशन तो है, फास्ट कम्युनिकेशन है, ऐसा कम्युनिकेशन जो एकदम सोशली कनेक्टेड है। लेकिन जो कम्युनिकेटर है उसकी स्थिति क्या है? वो सोशल कंडीशन में नहीं है, बल्कि एक तरह की अनसोशल कंडीशन में है, वो एकांतवास में रहता है। कौन लोग फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन लोग इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो एकांत में, जो अपनी माँ से कहिए आप मम्मी थोड़ी देर फेसबुक पे मैं बात करता, तो एक पागल हो गई, मेरे पास समय है। कौन है फेसबुक पे बैठने वाला? कौन है इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा समय देने वाला? ये वे लोग हैं जिनके पास में कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं। ये एक नई सिचुएशन है कि जो सोशली ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है वह सोशली सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट है। क्यों? जैसे मैंने शुरू में एक बात कही, तो नया जो दौर है उसमें जो व्यक्ति की जो सामाजिक अवस्था है और उसकी जो इमेज है, इन दोनों के बीच में बिग गैप है। इमेज में दिख रहा है बिग कनेक्टेड। अमिताभ बच्चन के कितने फॉलोअर? 50 लाख फॉलोअर। सचिन तेंदुलकर कितने फॉलोअर? 50 लाख फॉलोअर। मोदी के कितने फॉलोअर? कई करोड़ फॉलोअर। ठीक, मीटिंग में कितने लोग आते हैं? मतलब हाईएस्ट अटेंडेड मीटिंग अगर मान लें तो वो 8 लाख की है, जो कि मोदी खुद कह रहे हैं, बीजेपी खुद कह रही है भाई मेरठ में 8 लाख लोग आए। सवाल नहीं उठता। तो 5-5, 6-6 लाख की मीटिंग तो आपकी पहले भी होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की, अडवाणी की मीटिंग ऐसे ही होती थी, उसमें नई बात क्या है? इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं कि अगर 25 साल में आपके 2 लाख और लोग बढ़ गए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। लेकिन आपकी फॉलोअर कितने हैं? करोड़ों के ऊपर। बॉम्बे में मीटिंग हो रही है, कितने लोग हैं? 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग बॉम्बे में। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, कितने लोग हैं? यही संख्या है। महानगर में जहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, महानगर में जहां सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, वहां अगर हालत यह है कि टर्नआउट होना एकदम मुश्किल पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सोशल रियलिटी है और जो कम्युनिकेशन है, इन दोनों के बीच में बिग गैप है। अन्ना हजारे ने बॉम्बे में अनशन शुरू करने की घोषणा की और कहा कि लोग रजिस्टर्ड कराएं अपने को, कि कितने लोग, कौन कौन लोग बैठना चाहते हैं अनशन में। 1 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। टर्नअप किए सिर्फ 5-6 हजार लोग, पहुंचे ही नहीं।
पाकिस्तान का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है मुशर्रफ, वो मुशर्रफ के फेसबुक पर और इंटरनेट पर फॉलोअर थे 10 लाख से ज्यादा लोग, और वहां पाकिस्तान ब्रिटेन में, पाकिस्तान में इतने लाख लोग मेरे फॉलोअर हैं, और वो इस चक्कर में पाकिस्तान लौट गया कि वहां जनता कम से कम आएगी। एयरपोर्ट पर 10 लोग लेने नहीं आए, दुर्दशा क्या हुई, मुझे पहुंचा दिया गया, वो सजा बोल के बेचारा चक्कर काट रहा है, अच्छा भला लंदन में रह रहा था। अगर ये मालूम होता कि वहां कोई नहीं आएगा और वहां कोई फॉलोअर नहीं होगा तो वो नहीं पाकिस्तान नहीं जाता। अन्ना हजारे को मालूम होती है कि अनशन में लोग नहीं आएंगे तो मुकरदमा में बैठते नहीं, इसलिए उसने तीसरे दिन ही अपना अनशन उठा दिया बॉम्बे में। नई जो सिचुएशन है वो ये है, जिसे हम समझने की जरूरत है कि जो कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहा है, मसलन अगर 50 लाख फॉलोअर हैं अमिताभ बच्चन के, तो अमिताभ बच्चन की तो फिल्म कम से कम फ्लॉप नहीं जानी चाहिए, कम से कम 5 में से 1 आदमी तो जरूर सिनेमा हॉल पहुंचना चाहिए। तो 10 लाख लोग भी फिल्म नहीं देखते साहब की। इसका मतलब क्या है कि जो वहां है और जो एक्चुअल में है इसके बीच में बिग गैप है। आप कैलकुलेट कीजिए, जिस फिल्म ने 500 करोड़ रुपया कमाया है अभी धूम 3 ने, उसको कितने दर्शकों ने देखा है, जस्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर वो दुनिया के 3000 सिनेमा हॉल में पिक्चर लगाई जाती है और प्रत्येक सिनेमा हॉल की जो स्ट्रेंथ है और टिकट है उसका खाली कैलकुलेट कीजिए, यहां पर भी वो 250 रुपए में टिकट में थी वो फिल्म, यानी जो टिकट 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में बिकती थी, वो टिकट 3 गुना ज्यादा बिक रही है। इसकी वजह से वो टर्नओवर दिखाई दे रहा है, इसका कतई अर्थ नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर 500 करोड़ का टर्नओवर है तो क्या 50 करोड़ लोगों ने वो फिल्म देखी? नहीं, उसे 1 करोड़ लोगों ने फिल्म नहीं देखी है। सो इंटरनेट में या कम्युनिकेशन में जो चीज दिखाई दे रही है और जो एक्चुअल में है उसके बीच में बिग गैप है, ये एक वास्तविकता है जिसे हम लोग समझें। इसमें एक और भी दिक्कत है, वो ये कि अगर ये कम्युनिकेशन का रूप लगातार बढ़ता है तो इसमें एक 2 तरह के खतरे बढ़ रहे हैं। एक तो यह कि लोग अकेले ज्यादा रहेंगे, और दूसरा यह कि इसके एडिक्ट ज्यादा बढ़ेंगे। आप इसके बिना रह नहीं सकते। इस कम्युनिकेशन की ये बीमारी है कि जब आप एक बार इंटरनेट पर गए, फेसबुक पर गए और आपने अपना अकाउंट खोला तो आप इसमें से आउट नहीं सकते, आपको बेचैनी रहेगी। इसका मतलब वो आपकी नर्व्स को सीधे सीधे संचालित करता है। इसके चलते क्या है कि गैजेट्स का और इस कम्युनिकेशन का एक खास तरह का हिस्टीरिया काम करता है। मेरे जैसे साधारण आदमी ने मैंने एक दिन अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, 2 दिन किया, मैं जानबूझ के। वो बेवजह फोन कर रहे हैं लोग, बेवजह परेशान, जिसकी कभी शक्ल नहीं देखी वो भी फोन कर रहा है कि सर आपकी तबीयत ठीक तो है। अच्छा, वो वैसे कभी नहीं खबर नहीं लेते, मैं जानता ही नहीं हूं जो मेरी खबर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ज्यादा डीप रूटेड है। अगर कम्युनिकेशन उन्माद पैदा करता है तो हमें उसके रूट्स जानने होंगे कि आखिर ये उन्माद कैसे पैदा करता है। इसमें देखो, एक वर्ग उन लोगों का है जो इस तरह के यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन के संतुलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसला लेखक हैं, आपको शौक है लिखने का, तो
और आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव मीडियम है कि आप इस पर लिखें और वो लोग जानें, जिससे कि आप अपने बुक्स, अखबार, मैगजीन्स, इसके कम्युनिकेशन को बैलेंस कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लिख पाते हैं अखबार पत्रिकाओं में, नहीं उस तरह से कॉन्टेक्ट मेंटेन कर पाते हैं। तो एक तरफ वे लोग हैं जो कि इसमें कम्युनिकेशन में संतुलन पैदा करने के लिए ई कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट बाजार में उतारना है, उसकी मार्केटिंग के लिए आप एक सेगमेंट के तौर पर ई कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ वे लोग हैं जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन संचार के लिए, संचार की धारणा से संचालित होकर इस कम्युनिकेशन में दाखिल होते हैं, और वे ही इसके सबसे ज्यादा विक्टिम बनते हैं। संचार के लिए संचार जब आप करेंगे तो क्या खतरा पैदा होगा? मसलन आपने कोई चीज लिखी, तो वही फोटो देखेंगे, फोटो लगाई, वैसे ही लगाएंगे, मतलब कोई उसका वही कोई मतलब एक्स्ट्रा और कोई थिंकिंग करके नहीं मिलेगी। अच्छा, और लोग हैं जो मेरे परिचित हैं, लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, कंटिन्यूअसली वो फोटो लगाते, कुछ लिखते नहीं है। ये क्या है? ये खाली कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन है। इन 5 जिन लड़कियों का फोटो था, उन 5 लड़कियों में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं, वो फिजिकली मिलती हैं, वेल कनेक्टेड है, मतलब सामाजिक तौर पर इनके बहुत प्रगाढ़ संबंध है। लेकिन वहां इन्होंने फोटो क्यों लगाई? जस्ट फन लगा कम्युनिकेशन के लिए जो अच्छा, इन्होंने फोटो लगा दिया अपने, मतलब बेवजह, कोई वजह नहीं। अब इनसे प्रेरित ये हुए देखे लगा। अच्छा, अब इन दोनों को देख के वो प्रेरित हुए। जब आप कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन करेंगे तो एक भेड़ चाल पैदा होती है उसको, और याद रहती है कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो वो कभी याद नहीं। आपको मालूम नहीं है आपने 3 दिन पहले क्या एसएमएस किया था मुझे? आप तत्काल बोल के देखते हैं क्या देखिए, याद नहीं रहता। कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन को आप मेमोरी में नहीं रख सकते, आपको वो स्मृति में आता ही नहीं। तो आप कम्युनिकेट तो करते हैं, आपके पास गैजेट्स भी हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति कम्युनिकेशन सर्वहारा जैसी है। फोटो तो लगाया, जस्ट लाइक प्रोलेटेरिएट, कुछ था नहीं, खाली फोटो था। मैं सोच रहा था कुछ होगा, मतलब राइट रॉन्ग कुछ होगा, लेकिन कुछ था नहीं। कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन अंततः सर्वहारा कम्युनिकेशन पैदा करता है। आप ऐसे ही जस्ट कुछ कह दिया, ऐसे ही जस्ट कुछ फोटो लगा दिया या लिख दिया, जिसे कहते हैं निरुद्देश्य लेखन। तो निरुद्देश्य कम्युनिकेशन अल्टीमेटली, या गैजेट्स पर, अब चूंकि फोन ले लिया है और वो उसमें कनेक्शन भी है, कुछ तो करना होगा, तो वो कुछ ना कुछ करने के लिए वो कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। इसके चलते हुआ क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन सर्वहाराओं का एक पूरा झुंड पैदा हुआ है, जमात पैदा हुई है। करोड़ों लोग हैं ऐसे जो कम्युनिकेशन सर्वहारा की अवस्था में, जो कि
एकदम निरुद्देश्य लिखते हैं, कुछ नहीं गाली लिख के चले गए, कुछ नहीं कोई अपने मतलब डर्टी जो है कमेंट्स लिख के चले गए, गुस्सा आ रही थी बस ऐसे बोल दिया, क्या कर लेंगे। गैजेट्स के आने और उसके सोशल स्पेस घेरने का एक दुष्परिणाम ये निकला कि हमारे सामाजिक जीवन में और कम्युनिकेशन में मूर्खताओं की बाढ़ आई और इसने सर्वहारा कम्युनिकेशन को जन्म दिया। एक ऐसा कम्युनिकेटर था जिसके पास में कम्युनिकेशन के सारे गैजेट्स तो थे कि वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। हमारे अमरनाथ जी हैं, उन्होंने बड़े उत्साह से फेसबुक अकाउंट बनाया पहले, फिर दोबारा एक्टिवेट किया, उन्होंने बनाया, फिर कुछ दिन बाद देखा कि मैंने हंस के कहा, मैंने बहुत अच्छा किया आपने, आप थोड़ा सा लिखिए तो आपको कुछ थोड़ा सा शिक्षा मिलेगी इससे। तो कुछ दिन बाद वो घबरा गई, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे माने, अच्छा विद्यार्थी फ्रेंड बनाए तो ये तो साइकोलॉजिकल दिक्कत है, तो ऐसा बताइए तो विद्यार्थी फ्रेंड बनना चाहते हैं ये है तो समस्या, तो बनेंगे, हमने तो डीएक्टिवेट कर दिया अपना विद्यार्थियों को। नया जो कम्युनिकेशन है, वो नए कम्युनिकेशन की मुश्किल क्या है कि वो किसी भी किस्म के पुराने माइंडसेट वो एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी किस्म के पुराने संबंध को, सामाजिक संबंध को वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो शुरुआत तो इसी बात के लिए हुई थी, सामाजिक संबंधों को पुख्ता बनाने के लिए कम्युनिकेशन की, लेकिन अब तो यह उल्टा हो रहा है। क्या आप सामाजिक संबंधों को तो नहीं मानेंगे, एक ही संबंध होगा जिसे कम्युनिकेशन डिक्टेट करेगा। आप जब कोई चीज लिखते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, तो ये तय है कि लिखते लिखते आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं आप उस दिशा में नहीं पहुंचेंगे, ये तय है। ये लेखन की अपने आप में एक खूबी है, ये वक्तृता की अपने आप में खूबी है। सामान्य तौर पर आप मिलेंगे, आप परिचित नहीं थे, परिचय हुआ, थोड़ी देर बात की और यही सोच के बात की थी कि थोड़ी देर बात करके छोड़ दूंगी, इससे मिलूंगी नहीं, लेकिन अचानक मन पड़ा कि लड़की बड़ी काम की है, बड़ी अच्छी बात करती है, इसे दोस्त बनाया जाना चाहिए। तय ये हुआ था कि इसे दोस्त नहीं बने। अब दरिदा कहते हैं कि एक ये जो प्लेटोनिक भाव है, लेखन में एक खास तरह का, कम्युनिकेशन में एक खास तरह का प्लेटोनिक भाव होता है। आप अपनी कल्पना से चलते हैं और आधे वाल पढ़ा के कल्पना जो है ना वो रियलिटी में बदल गई, या कल्पना जो है बैकफायर भी कर सकती है। आप मिलने गए, बात करने के बाद बड़ा बिल्कुल शैतान की तरह बात करने मजे नहीं है, आप चाहते थे उसे दोस्त बनाने, लेकिन दोस्त बनने लायक नहीं। कम्युनिकेशन में एक प्लेटोनिक भाव भी होता है और इस प्लेटोनिक भाव को आप जब भी दिमाग में रखेंगे और कम्युनिकेट करेंगे तो आपके बार बार फिसलने की संभावना है। प्लेटोनिक भाव में जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, किसी से भी कम्युनिकेट करेंगे, तो इसमें फिसलने की संभावनाएं होंगी। अब इंटरनेट में तो बहुत ज्यादा प्लेटोनिक भाव, तो लोग फोटो देख के, आपके कमेंट्स देख के, आपके बारे में राय बनाते हैं, एक्चुअल में आप वैसे होते नहीं। तो प्लेटोनिक भाव में जब भी आप जाएंगे, आपके स्लिप करने के चांस सबसे ज्यादा है। अगर आप ये देखेंगे कि वो जो लिख रहा है और वो जो कर रहा है, क्या एक्चुअल में वास्तव में है वो, उसमें कोई साम्य है कि नहीं, तो मालूम है वो कोई साम्य नहीं।
एकदम सामने नहीं है। तो ये प्लेटोनिक भाव में ये संभव है कि जो इमेज दिख रही है और जो एक्चुअल में है उसमें कोई साम्य नहीं होता। किसी भी लड़की को या लड़के को फोटो देख के नहीं पहचान सकते वो कैसा है, कैसे पहचाना जाएगा? या तो हम मिले या कोई मिला हो जो करीब से जानता हो, जो आपको ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे, या फिर आप टाइम लें और देखें। यानी रियलिटी को परखने के लिए आप सिर्फ आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, दिमाग की और कान की भी जरूरत है आंखों के अलावा। बिना इन तीनों के मेल के आप किसी भी रियलिटी को वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये जो इमेज है और ये जो वास्तव है, इन दोनों के बीच में कौन सी चीज सही है। न तो आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर सकते हैं, न सिर्फ देखी हुई बात पर विश्वास कर सकते हैं, और न सिर्फ दिमाग पर विश्वास कर सकते हैं। आप दिमाग भी ज्यादा लगाएंगे तो धोखा हो सकता है। इन तीनों के बीच में संतुलन बेहद जरूरी है। अच्छा, इन तीनों में से किसी को एक को भी ड्रॉप नहीं कर सकते आप ये सोचेंगे नहीं एक को कम, एक छोड़ देते हैं बाकी दो काम चल जाए ना, तीनों ही जरूरी है और तीनों के बीच में संतुलन जरूरी है। एक अन्य चीज, मीडिया में एक खास तरह की चीज है कि जब आप कोई इमेज देखते हैं या कोई चीज देखते हैं या कोई घटना देखते हैं या किसी नेता को देखते हैं तो उस चीज को निर्मित मीडिया के लॉजिक के जरिए किया जाता है। वो चाहे फिल्म है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो केबल टेलीविजन है, जो भी माध्यम हो, चाहे वो कैमरा है। तो टेक्नोलॉजी का अपना एक लॉजिक है, उस लॉजिक के तहत वो वस्तु या घटना या विचार मीडिया में निर्मित होता है। उस मीडियम का जो लॉजिक है उसका ही वह अनुकरण करता है, वास्तव का अनुकरण नहीं करता। वो मीडिया के तर्क का अनुकरण करता है, वो वास्तव का अनुकरण नहीं करता। दिक्कत यहां पैदा होती है कि हम जो मीडिया में देखते हैं उसे हम वास्तव का अनुकरण मानने लगते हैं। मीडिया में जो चीज दिखाई जाती है वो मीडिया के तर्क के अनुकरण से निर्मित होती है, वो जीवन के तर्क से निर्मित नहीं होती। कोई उदाहरण है आप छोटा सा जिससे इस बात समझ में आ सके। सलमान खान ह्यूमनली बहुत बढ़िया आदमी है, अगर वैसे देखेंगे, बातचीत देखेंगे तो बिल्कुल कूल काम लगेगा, लेकिन हुआ क्या? वैसे देखेंगे तो मोदी एकदम बढ़िया आदमी लगेगा, लेकिन हुआ क्या? एकदम अपोजिट। तो सलमान खान का भी केस चल रहा है, तो काले हिरण या कौन सा इशू है, वास्तव का अनुकरण नहीं है, वह मीडिया के लॉजिक का अनुकरण है। यानी हम ये कह सकते हैं वह मीडिया की नकल। वास्तव में वो व्यक्ति वैसा ही होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। मसलन एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा हूं। अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम आर्टिस्टिक आदमी है, और लगेगा नहीं कि एक कला के अलावा कुछ और चीज सोचता हो। शादी हुई तो पहली कैजुअलिटी किसकी हुई? अमिताभ बच्चन की या जया भादुड़ी? जया भादुड़ी की कैजुअलिटी हुई, उसने एक्टिंग बंद कर दी।
अमिताभ बच्चन मेल शोभनिस्ट है, ये आपको फिल्म देख के तो समझ में आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन जीवन में मेल शोभनिस्ट है, ये आपको तभी समझ में आएगा जबकि आप जीवन की घटनाओं के साथ उसे देखेंगे। वो फिल्म थी ना अभी जो शाहरुख खान के साथ आई थी, जिसमें कि ये स्कूल का प्रिंसिपल बनता है, गुरुकुल क्या नाम है, आई डोंट नो, मोहब्बत एकदम टिपिकल मेल शोभनिस्ट। क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड है। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, वो सचमुच में जया भाभी का अपना ही निर्णय हो, वो एक्टिंग न करे, भी तो पॉसिबल है। कहने का मतलब है अमिताभ बच्चन क्या है, ये उसके सिनेमा को देख के नहीं समझ सकते। सिनेमा की जिंदगी अलग है और वास्तव जिंदगी अलग है, उसके तर्क अलग है। इसलिए वहां जो अनुकरण दिखाई देता है इमेज में, वो अनुकरण किसका होता है? वह टेक्नोलॉजी के तर्क का अनुकरण होता है, उसके जीवन के अनुकरण से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे दिमाग में इमेज कैसे बनती है, कहां से बनती है? वास्तव को देख के तो बनती नहीं। हमारे दिमाग में इमेज बनती है कौन सी? जो हम तमाम विजुअल्स में देखते हैं। विजुअल्स की इमेज यथार्थ इमेज से अलग है। यथार्थ में वह व्यक्ति जैसा है, विजुअल्स में वैसा नहीं होता। विश्वास किस पर करते हैं? अभी सबसे ज्यादा संकट है, एकदम हिस्टीरिया पैदा किया हुआ है उन्होंने मोदी की कंटेंट लेके, एकदम हिस्टीरिया पैदा किया हुआ है। जो उसकी वास्तव इमेज है उसके साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और ये तय है कि अगर वो खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये तय है, वो चुन चुन के मारेगा, बचाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मारा है, हजारों लोगों को मारा है, उसके बावजूद वो निर्दोष घूम रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने बाकायदा मुजफ्फरनगर में ये घटना की है, 50,000 लोग बेघर हो गए, 50,000 लोग। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि कहां से लोग आए थे। लोग गांव के जो लोग बेघर हुए हैं, जो लोग वहां हैं, वो दोनों ही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन लोग आए थे। इसका मतलब बाहर से कहीं मोबिलाइज किए गए? कौन मोबिलाइज करेगा? कांग्रेस मोबिलाइज नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी मोबिलाइज नहीं करेगी, तो वो सरकार चला रहे हैं। 50,000 लोगों को एक साथ बेघर करना एक सामान्य घटना नहीं है। ये ठीक यही चीज गुजरात के दंगों के समय हुई थी कि आसपास के तमाम राज्यों से तमाम अपराधी गिरोह मोबिलाइज किए, तो हजारों की तादाद में लोगों के घरों पर हमले हुए, हजारों की तादाद में। लोग जानते नहीं किसने हमले हुए, लोगों को कभी देखा नहीं शहर में जिन लोगों ने हमले हुए। इमेज क्या है? मोदी जरूरी है, उसका वास्तव में उसकी एक्टिविटी से, क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है। तो मीडिया में जो इमेज दिखाई जाती है, जिनकी नकल की जाती है, वे इमेज मीडिया की निर्मित होती हैं, वे वास्तव से एकदम विच्छिन्न होती हैं। आखिरी चीज तो ये कि कौन सी चीज पर जोर है? तमाम जो कि अभी ये सबसे ज्यादा मीडिया में मोदी की इमेजों का प्रक्षेपण है, किस पर जोर है? तात्कालिकता पर जोर है। इमेज जब आप देखते हैं तो उसमें जोर किस पर होता है? मतलब मैंने इस फोटो देखी तो ये क्या कही जाती है? ताजा फोटो, ताजा फोटो। भले वो 10 साल पुरानी हो, इमेज हमेशा किस पर जोर देती है?
तात्कालिकता। इमेज कभी भी स्मृति पर जोर नहीं देती। और जब आपके ऊपर इमेजों की वर्षा होगी तो आप क्या सोचेंगे कि अगर ऐसा होता, अगर ये आ जाता तो तत्काल समाधान होता, तत्काल समाधान होता। हर एक को तत्काल समाधान लग रहा, वो कोई आम आदमी पार्टी में कैसी फंसी हुई है वो तत्काल समाधान के चक्कर में, क्योंकि आपने इमेज की इतनी वर्षा की, अन्ना हजारे से लेके केजरीवाल से लेके इतनी वर्षा की कि आपने लोगों के दिमाग में एक चीज भर दी कि अगर ये आएंगे तो तात्कालिक समाधान होगा, और किसी चीज का तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता। हर चीज टाइम लेती है, सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। इमेजों की वर्षा तात्कालिकता की मांग बढ़ा देती है, अब तो अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए जब आप इमेजों के संसार में प्रवेश करते हैं तो वहां पर तात्कालिकता एक बड़ी समस्या है, अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इमेज तात्कालिकता में जीती है, इमेज स्मृति में नहीं जीती। और तात्कालिकता में क्या होती है? डेड स्मृतियां होती हैं। यानी ये जो आदमी सामने दिखाई दे रहा है फोटो में, ये डेड है, ये एक्टिव नहीं है। ये जो इमेज है ये इसकी एकदम बोगस इमेज है, इसका वास्तव में कोई संबंध नहीं है। वास्तव में मुख्यमंत्री कैसा होगा वो जब ऑफिस जाएगा पता चलेगा। उसे एक ड्राफ्ट तैयार करने में कितना टाइम लगता है, एक रेजोल्यूशन पास करा, उसने घोषणा कर दी 15 दिन में मैं जनरल पार्टी पास कर दूंगा। अरे 15 दिन तो ऑफिस के दरवाजे पता करने में निकल जाएंगे कि आखिर कितने मंत्रालय हैं भाई मेरे दिल्ली में। और कोई अगर देश में प्रधानमंत्री हो जाए तो उसको तो 6 महीने पता ही नहीं चलेगा मंत्रालय के दरवाजे के लगे। 70 से ज्यादा मंत्रालय, आपको अंदाजा ही नहीं रहेगा कहां से जाए और कहां से आए, कौन किस फाइल को देखता है। खाली इसकी का ही हिसाब लेने में कि कौन सी फाइल कहां है आपको मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप भेजिए एक इंक्वायरी भेजिए कि मुझे जरा बताइए कि ये सो लड़की कहां पढ़ती है, बस उसी खबर आने में 1 महीना लग जाएगा कहां पढ़ती है। इमेज जब मीडिया की निर्मिति के आधार पर प्रक्षेपित की जाएंगी, वास्तव के अनुकरण के आधार पर नहीं बल्कि मीडिया के अनुकरण के आधार पर जब प्रक्षेपित की जाएंगी तो वे तात्कालिकता का खतरा बढ़ा देती है। और ये जो मीडिया निर्मित यथार्थ है, इस मीडिया निर्मित यथार्थ में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? ह्यूमन सेंसिबिलिटी का। किसी भी किस्म की मानवीय संवेदना इस के जरिए कॉम्प्लीट नहीं है। आप मुझसे बहुत बात करिए फेसबुक पर, मतलब मैं अपनी तो कह सकता हूं मेरी कोई फीलिंग नहीं पैदा होगी, तो मैं जानता हूं इसमें कोई फीलिंग होती नहीं है। खाली शब्द होते हैं, वो इमेज भी शब्दों के जरिए ही जाती है, शब्दों में कोई अनुभूति नहीं होती। जब शब्द मशीन के सेतु के जरिए जाते हैं, और मशीन दे आदमी नहीं है, मशीन के जरिए शब्द जा रहे हैं, तो वहां अनुभूति का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनुभूति तब होगी सामने भी होगी जब कोई मीडियम नहीं होगा, खुद ही मीडियम होगी। इसलिए मशीन के जरिए भेजे गए संदेश, विचार, तमाम किस्म के कम्युनिकेशन वे संवेदनाहीन होते हैं। वो चाहे जितने ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट किए जाए, वे संवेदना नहीं पैदा करते। इसलिए आप देखेंगे कि हत्या की, बलात्कार की, दुनिया भर के जो नरसंहार की तमाम खबरें आती हैं, लेकिन वे उन्माद पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, उनके अंदर किसी भी चीज को एक्टिव करने की संभावना नहीं होती। पूरा अमेरिका खत्म हो गया, वो सॉरी इराक खत्म हो गया। शुरू में लग रहा था पता नहीं कितने दुनिया भर में जुलूस निकलेंगे युद्ध के खिलाफ में, एक स्टेज के बाद सारा शांत हो गया सारी दुनिया में, कहीं कोई जुलूस नहीं निकला। इवन अमेरिका में कोई जुलूस निकालने वाला नहीं है कि इराक में क्या हो रहा है। क्योंकि लगातार हम इस तरह के कम्युनिकेशन के अभ्यस्त बन गए जिसमें कि मध्यस्थ के तौर पर
टेक्नोलॉजी या गैजेट्स भूमिका अदा करते थे, तो गैजेट्स के प्राण नहीं होते, वो मशीन है, उसकी कोई संवेदना नहीं होती। आप राम लिखेंगे तो राम जाएगा, श्याम लिखेंगे श्याम जाएगा, शैतान लिखेंगे शैतान जाएगा, उसका संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। संवेदनाओं का संबंध है मनुष्य से, संवेदनाओं का संबंध मशीन से नहीं है। इसलिए यह देखा गया कि जो मशीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा संवेदनहीन होते हैं, उनके पास संवेदना उतनी नहीं होती जो होनी चाहिए। तो हुआ क्या उल्टा, हमने जहां से शुरू की कि कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई थी सामाजिक संबंधों को और पुख्ता बनाने के लिए। अब अल्टीमेटली हम पहुंचे कहां, और ज्यादा खोखले संबंध बन गए, कोई ह्यूमन सेंसिटिविटी नहीं बची। कम्युनिकेशन तो है, इफरात में कम्युनिकेशन है, इफरात में सूचनाएं हैं, इफरात में अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, लेकिन हमें मिनिमम ज्ञान नहीं है। लाखों किताबें जाओ पढ़ लो, किसी को फुर्सत नहीं पढ़ने की। लाखों मैसेज हैं, किसी को फुर्सत नहीं पढ़ने की। साधारण सी चीज में लिखता हूं, मेरी किताब आई है, ठीक, उसी के नीचे लिखा है सर कहां से छपी, ऊपर लिखा है कि पब्लिशर का नाम नहीं। वो बेवकूफ जो पढ़ रहा है उसे, वो बार बार वही उसी के जस्ट 2 लाइन नीचे लिखता है, सर प्रकाशक का नाम क्या है। अरे पीटने की इच्छा नहीं करेगी कि ऊपर भाई 2 ही लाइन लिखी है, नाम लिखा है खाली, और पब्लिशर का नाम लिखा है, मूल्य भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सवाल करता है। इसका मतलब ये है कि वो आइंस्टाइन ने जो कल्पना की थी वो एकमात्र मुझे लगता है वो सही साबित हो रही है कि जब कम्युनिकेशन ह्यूमन कम्युनिकेशन को बाईपास कर जाए तो मूर्खों की जमात पैदा होती है, और ये खतरा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं। तो जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में इंटरनेट है, जिसका इंटरनेट अकाउंट है, उसकी हेगड़ी देखिए आप, वो उसका मानना है कि वो सबसे ज्यादा जानकार है, जब वो बिल्कुल नहीं जानता, एकदम नहीं जानता। उसे अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए कि श्याम बाजार कैसे जाना है, तो वो नहीं बता सकता आपको श्याम बाजार कैसे जाना है। तो कम्युनिकेशन का जो एक तरह से जो गैजेट्स के जरिए जो एकदम फैलाव हुआ है, इस फैलाव का एक साइड इफेक्ट है कि इसने अशिक्षा को और बेवकूफियों को एकदम विस्तार दिया। फिलहाल बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे।